ये कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है। श्रीजिता को एक सपना बार बार दिखाई पड़ रहा था। वह इस सपने में एक मंदिर को देख रही थी, परंतु इस बार उसने जो कुछ भी देखा उसे देखने के बाद वह बहुत डर जाती है। उसने देखा कि उस मंदिर में कुछ लोग एक आदमी को बहुत मार रहे हैं। उसको मारता हुआ देखकर वह डर जाती है और तेज आवाज में चिल्लाती हुई जाग जाती है। उसकी माँ दूसरे कमरे से भागती हुई उसके पास आती है और उसे दिलासा देती है कि ये एक सपना है, कोई हकीकत नहीं है। श्रीजिता भी इस बात को गांठ बांध लेती है कि ये तो एक सपना ही है। भला सपने में दिखाई देने वाली चीज हकीकत कैसे हो सकती है, ऐसा उसको लग रहा था। परंतु उसके साथ आगे जो कुछ भी होने वाला था वह उन सब से अनजान थी। दरअसल श्रीजिता कॉलेज की स्टूडेंट थी और कुछ दिन बाद उसको एक पिकनिक प्लान पर जाने के लिए कॉलेज की तरफ से इनवाइट किया गया था। श्रीजिता पिकनिक पर जाने के लिए बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। साथ में उसके दोस्त भी उसके साथ जाने के लिए राजी हो गए थे। सभी स्टूडेंट एक बस में सवार होकर पिकनिक पर जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद श्रीजिता को वही मंदिर बीच रास्ते में दिखाई देने लगता है। ये वही मंदिर होता है जो वह रोज अपने सपने में देखती है, परंतु ये मंदिर अब वीरान हो चुका है और वहाँ पर पेड़ों से गिरने वाले सूखे पत्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। उस मंदिर को देखते ही श्रीजिता चौंक जाती है और घबराने लगती है। उसके इस तरह के व्यवहार को देखकर उसके साथ के साथी भी डर जाते हैं और श्रीजिता से उसके इस तरह के व्यवहार के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। पहले तो श्रीजिता सबके सामने ये बात बताने के लिए संकोच करती है और इसी तरह से संकोच करने की वजह से वह किसी को कुछ नहीं बताती है। पिकनिक से लौटने के बाद श्रीजिता बहुत चिंता करने लगती है। वह बार बार उसी मंदिर के बारे में सोचती है और वही मंदिर उसके ख्यालों में आता रहता है। इस तरह से श्रीजिता बड़ा परेशान रहती है। उसी रात वही सपना उसे दोबारा दिखाई देता है। इस बार उसे एक आवाज सुनाई देती है जिसमें कोई उसका निशा नाम बुलाते हुए दिखाई देता है। कहने का मतलब ये है कि उस सपने में कोई उसे निशा नाम से बुला रहा है। निशा है कौन? श्रीजिता को इस बारे में कुछ पता नहीं चलता और वह उठकर जाग जाती है। जब वह उठती है तब उसके चेहरे पर बहुत पसीना आ रहा होता है और वह बहुत डरी हुई होती है। श्रीजिता इस बारे में अपनी माँ को बताती है और वह ये भी बताती है कि जो मंदिर मैं सपने में देखती हूँ, पिकनिक जाते समय बीच रास्ते में मुझे वह मंदिर दिखाई दिया था और आज रात कोई मुझे निशा नाम से बुला रहा था। उसकी माँ को हैरानी होती है जब वह ये बात बताती है कि सपने में दिखाई देने वाला मंदिर हकीकत में भी है। श्रीजिता को अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वह दिन रात उस मंदिर के बारे में सोचा करती है। एक दिन वह कॉलेज आई और सभी दोस्त उससे उस दिन की घटना के बारे में पूछने लगते हैं कि आखिरकार उस मंदिर को देखकर तुम इतना घबरा क्यों रही थी। वह सारी घटना और अपने सपने के बारे में अपने दोस्तों को बता देती है और साथ में वह ये भी बताती है कि उस मंदिर में कोई उसे निशा नाम से बुला रहा था। उसके दोस्तों में से एक मोहित नाम का लड़का था जो एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जो कि हिप्नोटाइज करके किसी दूसरे व्यक्ति के पिछले जन्म के बारे में जानकारी हासिल कर सकता था। उसने श्रीजिता को सजेशन दिया कि तुमको उस व्यक्ति से जरूर मिलना चाहिए, ये तुम्हारी समस्या को हल कर देंगे। अब श्रीजिता को इसका हल पता चल गया था तो उसने थोड़ी भी देर न करी और हिप्नोटाइज करने वाले व्यक्ति जिसका नाम देवा है उससे मिलने गई। श्रीजिता देवा को सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद देवा श्रीजिता को एक कुर्सी पर बैठाकर हिप्नोटाइज करता है और उसके अतीत में झांकने की कोशिश करता है। धीरे धीरे श्रीजिता नींद के आगोश में खो जाती है और वह अपने अतीत में चली जाती है। वहाँ उसे बहुत धुंधला धुंधला दिखाई देता है। वह देखती है कि कोई लड़का उसे पकड़कर खींच कर ले जा रहा है, परंतु उसे कुछ भी साफ नजर नहीं आता है। इतने में ही श्रीजिता इतना डर जाती है कि देवा को मजबूरन अपना हिप्नोटाइज तोड़ना पड़ता है। देवा के पूछने पर श्रीजिता बताती है कि अतीत में किसी लड़की को कोई खींच रहा था और पकड़कर कहीं ले जा रहा था, परंतु मुझे कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने देखा किसी लड़के को एक दूसरा व्यक्ति मार रहा है और वह निशा निशा चिल्ला रहा है। श्रीजिता को अतीत में वही सब दिखाई देता है जो उसे अपने सपने में नजर आता है, परंतु वह अभी भी कंफ्यूज है कि निशा नाम की लड़की कौन है जो मुझे बार बार सपने में दिखाई देती है। हिप्नोटाइज से उसे कोई भी फायदा नहीं मिलता क्योंकि हिप्नोटाइज में उसे अतीत का सब धुंधला दिखाई देता है। अब श्रीजिता का मन भी उत्साहित हो जाता है। इस वजह से अपने मन को शांत करने के लिए वह उस मंदिर वाली जगह पर दोबारा जाती है। जैसा कि बताया गया है कि मंदिर वीरान हो चुका है तो उस मंदिर में बहुत से राज दफन है। श्रीजिता जैसे ही उस मंदिर के गेट पर पहुंचती है उसे मंदिर के गेट पर धुंधले धुंधले से
अपने अतीत के दृश्य दिखाई देने लगते हैं। वह जैसे ही मंदिर के गेट पर हाथ लगाती है, उसे पीछे से किसी के बुलाने की आवाज आती है जो उसके पिछले जन्म का नाम निशा को बुला रहा था। वह तुरंत पीछे मुड़कर देखती है, परंतु उसे कोई नजर नहीं आता। वह इसे अपना भ्रम समझकर मंदिर के गेट को खोलती है और आगे बढ़ने लगती है। वह जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे ही वैसे उसे अपने पिछले जन्म के एक एक दृश्य नजर आने लगते हैं। तभी उसे आवाज आती है कि आओ निशा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा कई जन्मों से इंतजार कर रहा हूँ। वह देखती है कि उसके सामने एक कब्र बनी हुई है और वह आवाज उस कब्र में से ही आ रही है। और वह जैसे ही उस कब्र को छूती है कि तभी अचानक आसमान में से बिजलियां चमकने लगती हैं और बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं। इतने में ही शेरीजिता को अपने अतीत के बारे में सब कुछ दिखाई देने लगता है। दोस्तों, अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ शेरीजिता निशा के नाम से जिंदगी जी रही होती है। कहानी कई साल पीछे चली जाती है। वर्तमान की शेरीजिता अब निशा के नाम से जिंदगी जी रही है और ये एक कॉलेज में पढ़ रही है। उसी कॉलेज में एक आकाश नाम का लड़का भी पढ़ रहा है। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। इस बीच उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों चोरी छुपे अपने परिवार वालों के पीठ पीछे मिलते हैं। निशा बहुत सुंदर होती है, जिसकी वजह से आकाश का छोटा भाई जिसका नाम विकास है वह भी उसे पसंद करने लगता है। वह ये सोचता है कि काश निशा मुझे मिल जाए। वह निशा को हर तरह से प्रपोज करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाता है, परंतु निशा आकाश के अलावा किसी और को पसंद नहीं करती है। विकास अपने भाई से चिढ़ने लगता है और इसी जलन की वजह से वह एक तांत्रिक के पास जाता है और उससे तंत्र मंत्र की विद्या सीखकर अपने भाई के ऊपर काला जादू करना शुरू कर देता है। काला जादू शुरू होते ही आकाश के ऊपर भूतों का साया मंडराने लगता है और उसके अंदर आत्माओं का वास होने लगता है। आकाश के ऊपर जादू का असर इतना ज्यादा हो जाता है कि वह पागलों की तरह हरकतें करने लगता है, यहाँ तक कि वह अपनी निशा को भी भूलने लगता है। लेकिन निशा अपने प्यार को कभी भी खोना नहीं चाहती थी। वह आकाश से सच्चा प्यार करती थी, इसलिए निशा आकाश के घर आ जाया करती थी। विकास को उसका आकाश के पास आना जाना पसंद नहीं था, क्योंकि उसने जादू का सहारा इसलिए लिया था ताकि निशा आकाश से दूर हो जाए और निशा मेरे पास आ जाए। परंतु उसके इतना कुछ करने के बाद भी निशा आकाश के ही करीब आ रही थी। इस बीच आकाश के भाई विकास ने चाल चली। उसने निशा से कहा कि तुम पास वाले मंदिर आ जाना और वहाँ पर मैं अपने भाई आकाश को भी ले आऊंगा, जहाँ मैं तुम्हारी शादी आकाश के साथ करवा दूंगा। मंदिर में लाने से आकाश भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि मंदिर में भूतों का असर नहीं होता। उसके इतना कहने से ही निशा उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाती है और उसके कहे अनुसार मंदिर में आ जाती है। वहाँ पर विकास के साथ आकाश आ जाता है। विकास के साथ दो दोस्त और होते हैं। निशा भी उस मंदिर में पहुँच जाती है, परंतु विकास का कुछ और ही इरादा था। उसने मंदिर के सामने एक कब्र पहले से ही खोद रखी थी, जिसका बिल्कुल भी ज्ञान निशा को नहीं था। अब यहाँ पर विकास अपनी चाल चलता है और आकाश को मारने लगता है। वह उसको इतना मारता है कि उसे अधमरा कर देता है। तभी यहाँ पर निशा विकास से पूछती है कि तुम अपने भाई को क्यों मार रहे हो। तो फिर विकास बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, परंतु तुम मुझे ज्यादा भाव नहीं देती थी, इसलिए मैंने अपने भाई के ऊपर काला जादू कर दिया ताकि वह तुमसे छुटकारा पा जाए और अब मैं इसे मारकर तुमसे शादी कर लूंगा। इतना कहकर वह आकाश को उसी कब्र में जिंदा दफन कर देता है। इधर निशा को उसके दोनों दोस्तों ने पकड़ रखा था, जिसकी वजह से निशा कुछ नहीं कर पाती। इतना सब कुछ होता हुआ देखकर निशा भी अपने आप को खत्म कर लेती है। अब कहानी वर्तमान में आ जाती है, जहाँ श्रीजिता उस कब्र के पास खड़ी है। इस तरह से श्रीजिता को पता चल जाता है कि मैं पिछले जन्म में निशा थी और इस कब्र में मेरा प्यार दफन है और वह इंसाफ की मांग कर रहा है। ये सब देखकर श्रीजिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखते ही देखते श्रीजिता के अंदर आकाश की आत्मा समाहित हो जाती है, जिसकी वजह से श्रीजिता बहुत विचलित हो जाती है। वह रात में अपने आप से बातें करने लग जाती है। तभी उसकी माँ उसके पास आती है और उससे कहती है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, फिर तुम किससे बातें कर रही हो। माँ की बातों को सुनकर श्रीजिता बात करना बंद कर देती है और वह बोलती है कि मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, जरूर आपको कोई वहम हुआ होगा। दोस्तों, जब से श्रीजिता उस मंदिर से लौट कर आई है
तब से शिरिजिता अकेले में किसी से बातें करती है। यहाँ तक कि शिरिजिता स्कूल में बैठकर भी कभी कभी अपने आप से बातें करने लग जाती थी, जिसे देखकर उसके दोस्त बहुत हैरान हो जाया करते थे। अब शिरिजिता के साथ आकाश की आत्मा भी उसके पीछे लग चुकी थी और वह हर दम और हर वक्त शिरिजिता के साथ ही रहती थी, जिससे उसकी हर प्रकार से सहायता करती थी। ऐसा करते करते काफी दिन बीत जाते हैं। शिरिजिता के अंदर अब काफी बदलाव आने लगे थे, जैसे कि वह स्कूल के बजाय वह हमेशा उस मंदिर में जाया करती थी और घर में अपनी माँ से ये कह देती थी कि मैं रोज स्कूल जाती हूँ, लेकिन वह कभी भी स्कूल नहीं जाती थी तथा वह उसके अलावा गुमसुम सी रहती थी और किसी से भी बात नहीं किया करती थी। ये सब हरकतें उसकी माँ ने भी नोटिस की थी, परंतु वह उससे कुछ पूछती नहीं थी। एक दिन कुछ दोस्त शिरिजिता के घर आते हैं ये पता लगाने कि आखिरकार शिरिजिता को क्या हुआ है, जिसकी वजह से वह स्कूल नहीं आ रही है। जब ये बात उसकी माँ को पता चलती है तो वह बहुत चिंतित हो जाती है और सोचने लगती है कि शिरिजिता मुझसे तो रोज स्कूल जाने के लिए कहकर जाती है, लेकिन वह स्कूल में न जाकर कहाँ पर जाती है। एक रात शिरिजिता सपने में कुछ बड़बड़ाती है। वह कहती है कि तुम मेरा पहला प्यार थे, तो मुझे छोड़कर तुम चले गए। उसकी सभी बातों को उसकी माँ सुन लेती है और दूसरे दिन उससे पूछती है कि तुम सपने में क्या बड़बड़ा रही थी, आखिर कौन तुम्हारा पहला प्यार है। तो इस बार उसने अपनी माँ को बता दिया कि मैं उस मंदिर में गई थी और वहाँ पर मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। उसकी माँ ने थोड़ी भी देर न करी और बाबा के पास शिरिजिता को दिखाने ले जाती है। जैसे ही शिरिजिता बाबा के पास जाती है तभी बाबा समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और वह शिरिजिता के सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम इस दुनिया से नहीं आए हो, तुम्हें इसका शरीर छोड़कर जाना होगा। इतने में वह आत्मा कहती है कि यहाँ पर मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मैं अपना बदला पूरा किए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। मेरे भाई ने मुझे धोखा दिया था, जिसकी वजह से मैं आज आत्मा बनकर जिंदा रह रहा हूँ। शिरिजिता के साथ आकाश की आत्मा रहती है। अब शिरिजिता को समझ में आ गया था कि आकाश अपने भाई विकास से बदला लेना चाहता है, जिसकी वजह से वह मेरे साथ रहता है। इसलिए शिरिजिता आकाश का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। आज की शिरिजिता अपने पिछले जन्म के लवर के घर जाती है। वहाँ उसे विकास मिलता है, परंतु विकास शिरिजिता को पहचान नहीं पाता। शिरिजिता कहती है कि विकास, तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं, परंतु मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम विकास हो जिसने अपने भाई के प्यार को मार दिया था और बाद में तुमने आकाश को भी मार दिया। विकास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब उसे ये पता चलता है कि आकाश का प्यार दोबारा वापस आ गया है और अब वह मुझसे बदला लेना चाहता है। तो विकास दोबारा शिरिजिता को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि इतने में आकाश की आत्मा शिरिजिता के शरीर में आ जाती है और विकास से कहती है कि तूने मेरे प्यार को मारा था, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही आकाश की आत्मा शिरिजिता के शरीर में घुसती है तो विकास के पसीने छूट जाते हैं और डर की वजह से पूरा कांपने लगता है और अपने भाई आकाश से माफी मांगने लगता है, लेकिन आकाश उसकी एक भी बात को सुनना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ शिरिजिता की माँ अपनी लड़की से कोई गलत काम ना हो जाए, इसकी चिंता उसकी माँ को सताने लगती है और वह पुलिस की एक टीम को विकास के घर बुलाकर ले आती है और अपनी बेटी से कहती है कि शिरिजिता, इसने जो तुम्हारे साथ किया था उसकी सजा तुम नहीं दोगी, ये काम पुलिस का है। परंतु शिरिजिता के शरीर में रहने वाली आकाश की आत्मा बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उस समय शिरिजिता का रूप देखने लायक था। उसके बाल चारों तरफ बिखर गए थे और उसका चेहरा बहुत लाल हो गया था। शिरिजिता की शक्ल बहुत गुस्से वाली हो गई थी। शिरिजिता की माँ आकाश की आत्मा से विनती करती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, तुम्हारे भाई ने जो कुछ भी किया था उसकी सजा पुलिस वाले जरूर देंगे। शिरिजिता की माँ आकाश की आत्मा के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है। उसके बाद ही आकाश शिरिजिता को हमेशा के लिए छोड़ पाता है और यहाँ पर पुलिस विकास को पकड़कर हमेशा के लिए जेल की हवा खिलाने के लिए ले जाती है। कहानी का अंत यहीं पर हो जाता है। इस तरह से आकाश की आत्मा को इंसाफ भी मिल जाता है। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अभी मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलेंगे एक और नई डरावनी कहानी में।